हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 न्यूमेरिकल की, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने समथिंग 20 प्लस न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे, और आज के इस वीडियो में भी लगभग 20 न्यूमेरिकल ही कंप्लीट किए जाएंगे। और इसके बाद ये पूरी तरह से जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास वहीं से शुरू करेंगे जहां लास्ट क्लास छोड़ी गई थी। तो आपको याद होगा हम लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो उसी के कुछ अभी रह गए हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कुछ ऐसा, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, वैल्यू है 3 4 5, ये है 3, ये है 4 5, सभी यूनिट माइक्रोफैरड में है। संधारित्र का मेनली यूनिट कौन सा चलता है? माइक्रोफैरड। कोई बुराई नहीं है। अगर हम तुमसे पूछे ये कौन से क्रम में, तो आप इजीली बता देंगे सब श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। बट अब अगर हम तुमसे पूछे अब ये कौन से क्रम में, क्योंकि इसमें वायर लगा दी हमने, अब ये श्रेणी क्रम में नहीं है ना। अब ये सब कौन से क्रम में है? समांतर। जब ये कैंची नहीं लगी थी तब ये कौन से क्रम था? श्रेणी। बट जब हमने इन कैंचियों को लगाया था कौन सा क्रम? समांतर। तो आंसर बोलो कितना आएगा? क्या सी ए बी C1 प्लस C2 प्लस C3 सूत्र होता है। तो 3 4 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल बोल 12 माइक्रोफैरड। खत्म। कभी कभी एग्जामिनर रंगीन मोड में जब होता है तो कुछ ऐसे भी सवाल पूछ लेता है, मतलब बहुत इजी टाइप, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। बच्चा जल्दी में रहता है, आप भी जल्दी में हो सकते हैं, और सभी को श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 गलत हो जाएगा। तो थोड़ा हिसाब से, जब ये कैंची नहीं लगी थी तब ये श्रेणी क्रम था, बट जब कैंची लगा दी तो कौन सा क्रम? समांतर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बहुत बेसिक और अच्छे सवाल है, सरल भी है कठिन भी है, बट ये सब पूछे गए हैं, ठीक। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड देख लो एक बार, 100। ये सब पेन फ्री है, डायग्राम देखो और उत्तर करो। 200, थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप, जितना भी ले पाए। सब माइक्रोफैरड में, सब काहे में है? माइक्रोफैरड में। ध्यान से देखो तो सब में 0 0 कॉमन है, हर वैल्यू में 0 कॉमन। इसका मतलब 1 2 के रूप में देख लो, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है ना। बाद में जो उत्तर आएगा, जिसमें मान लो 1/1 आ गया तो आंसर आ गया 100/100, या 1/2 आ गया आंसर आ गया 100/200, 2/1 आ गया, इसका मतलब उत्तर आ गया 200/100, है ना। वो आपके भेजे पे डिपेंड है, आप कैसे डील करते हैं न्यूमेरिकल को। चलो यहाँ बोलो ये कौन से क्रम में है, तो आप ये कहेंगे श्रेणी क्रम है। कौन सा है? श्रेणी। 200 और 200 को जोड़ेंगे आंसर 100 आएगा। कितना आएगा? 100। ये वाला 100 और ये वाला 100 आपस में कौन से क्रम में? ऊपर नीचे। कौन सा क्रम? समांतर। 100 100 200, यहाँ लाइन में उत्तर 200 आ गया, यानी ये वाली लाइन सॉल्व हो गई और ये वाली लाइन सॉल्व हो गई। इसका मतलब हम थोड़ा इसे मिटा के देखें एक बार, तो और अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा। क्या समझ आया ना? 200 200 को सॉल्व किया आंसर 100 आया, इस 100 को इस 100 के साथ सॉल्व किया आंसर 200 आया, है ना। अब इस 200 और इस 100 को कौन से क्रम में लगाए? इन ए और बी को पकड़ो और ऐसे सीधा कर दो, तो क्या बिल्कुल ऐसे दिखेंगे? ये पॉइंट ए दिखेगा, ये पॉइंट बी दिखेगा, या 200 दिखेगा, 100 दिखेगा। बोल कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? श्रेणी। 1/200 प्लस 1/100 आंसर 200/3। चाहो तो सॉल्व कर लो, या आप ऐसे भी सीख सकते हो। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की आधी है ना। तो ऐसा जब होता है तो बड़ी वाली वैल्यू एलसीएम हो जाता है, बटे में 3 हो जाता है, काम समाप्त हो जाता है। हालांकि एक बार हम चेक कर देते हैं। 1/CAB इक्वल 1/200 प्लस 1/100, एलसीएम बोल कितना? 200। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3/200, है ना। तो ये तो वैल्यू आ गई भाई साहब 1/CAB की, बट मुझे तो CAB चाहिए, मतलब C चाहिए, तो वैल्यू पलट जाएगी। नेक्स्ट टाइम याद रखना जब वैल्यू आधी या दोगुनी मिल जाए तो याद रखना, जब पलटने वाले सूत्र चलते हैं उनमें हमेशा बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रख देना और बटे में नीचे 3 लिख देना, काम समाप्त। ये आ जाएगा माइक्रोफैरड, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सब पेन फ्री सवाल हैं, कोशिश करें बिना पेन के सॉल्व करने की। नेक्स्ट थोड़ा अच्छा सा सवाल है, थोड़ा बड़ा डायग्राम है।
4 6 12, बस ऐसे ही। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैग्नीट्यूड है 4 6 12 1 8 2 2, ये 8 और ये 2। क्वेश्चन है सी ए बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? सी ए बी। कोई दिक्कत नहीं, चलो इधर से शुरू करते हैं। चलो यहां से शुरू करो, चाहे वहां से, कोई बात नहीं। चलो इधर से सॉल्व कर देते हैं। ये और ये दो कौन से क्रम में? ये दो पहली प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट एक बिंदु से, समांतर क्रम। कौन सा? समांतर। 2 2 4 2 2 4। ये 4 समझो यहाँ लिखा है, ये वाला 2 मिट चुका है। डायग्राम मिटाना आना चाहिए बस तुमको, है ना। चलो धीरे धीरे करते भी चलते हैं, मिटा के भी सिखा देते हैं आपको। ये 2 2 को सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया? 4। अब ये 8 और ये 4 बोलो कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? क्या अभी भी एक लाइन बता के गए थे? ये वाली वैल्यू इसकी आधी लिखी है, या ये वाली वैल्यू इसकी दोगुना लिखी है, तो इस पूरी लाइन का उत्तर बोलो। एक जगह मिटा के लिख दे 8/3। क्या अभी भी लिखा था 200/3, सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न है। ये कितना आ गया? 8/3। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ आ जाओ। ये 6 और 12 कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? श्रेणी। 6 और 12 1/6 प्लस 1/12, ऊपर गुणा नीचे जोड़, 12 6 72, नीचे जोड़ दो, 12 6 18, 72 पे 18 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। यानी इस वायर को सीधा मार दो और यहाँ पे लिख दो 4। ये 4 और 4 कौन से क्रम में? समांतर। कौन से क्रम में? समांतर। 4 4 8, 4 4 8, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। ये वाले दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? श्रेणी। 1/1 प्लस 1/8, सॉल्व कर दो यहाँ पर। 1/1 प्लस 1/8, एलसीएम मिल जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1, मीन्स 9/8। जब पलटेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये 1/c चल रहा है, और जब c निकालोगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा? 8/9। 8/9, इसका मतलब इसे मिटा के यहाँ सीधा कर दो और यहाँ पे कितना लिख दो? 8/9। 8/9 और 8/3, ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है। अगर यहाँ होता तो अलग पॉइंट होता, है ना, बट ये ऊपर है और वो नीचे है, तो बोलो कौन से क्रम में? समांतर। तो सी ए बी समांतर क्रम में जोड़ दो, सीधा सीधा 8/9 प्लस 8/3। ये मत सोचना श्रेणी क्रम में जोड़ा, क्योंकि इनकी वैल्यू ही फ्रैक्शन में दे रखी है ना। एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा? 9। कितना मिल जाएगा? 9। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 24, क्योंकि 3 का पहाड़ा 9 पे पढ़ेंगे, 3 बार जाएगा, 3 के गुणा 8 से करेंगे 24 आ जाएगा। तो 24 8 32, तो आंसर बोलो कितना आ गया? 32/9। काम समाप्त, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं यार, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6, बट फिर भी देख सकते हैं आप। अगला मजेदार सवाल, एकदम जबरदस्त। डायग्राम बनाने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम सॉल्व करने में लगेगा। एक बार दिमाग को क्लिक कर गया ना, यकीन मानो धड़ल्ले से उड़ाओगे। ये सवाल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बहुत अच्छे। मिडिल वैल्यू 2 2 है, बाकी सब 3 3। सब माइक्रोफैरड में है, सब किस यूनिट में? माइक्रोफैरड। सी ए बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? सी ए बी। अगर हम इसे कहें कि बिना पेन लगाए कर सकते हैं, तो आप कहेंगे अच्छा इतना बड़ा सवाल बिना पेन के कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये सॉरी 3 है, ये वाले 2 2 है, ठीक। चलो पीछे से शुरू करते हैं डायग्राम के, जहां से डायग्राम को तोड़ सकते हैं आप वहीं से शुरू करेंगे ऑलवेज। ये 3 ये 3 ये 3 कौन से क्रम में? पहचानने के लिए क्या करो? थोड़ा दिमाग का अजम्पशन यूज करो, है ना। ये कोना पकड़ो, ये कोना पकड़ो। अगर इस कोने, अच्छा ये है तो सब तार ही, ये जो हम चाक खींच रहे हैं ये सब तार है ना। तो इसको पकड़ो और ऐसे सीधा कर दो। तो जब इसे सीधा करोगे ना तो कुछ ऐसा नजर आएगा यार। अब बोल कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? श्रेणी। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 को सॉल्व करके देख लो, आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1, ठीक। अच्छा ये वाला जब 1 आएगा तो 1 यहां समझो लिखा है, ये दोनों सीधे वायर है, ये दोनों सीधे वायर है, यहाँ पे 1 लिखा है। अब बोलो ये कौन से क्रम में? समांतर। कौन से क्रम में? समांतर। इसका मतलब हम इसे मिटा दें और यहाँ पे 3 लिख दें, तो चाहो तो पीछे डायग्राम में कुछ संधारित्र लगे ही नहीं है,
इसका मतलब इसे मिटा सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये चित्र पीछे वाले डायग्राम से रिप्लेस हो गया। अगेन इन तीनों का आंसर 1 आएगा। 1 और 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। और ये वाले तीनों आपस में जुड़ेंगे तो आंसर अगेन 1 आएगा। आंसर बोल 1 माइक्रोफैरड। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे यार। चलो नेक्स्ट कुछ सवाल हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है, बट एक बार बताने की कोशिश जरूर करेंगे, आप उनको सीख भी सकते हैं, ठीक है ना। डायग्राम कुछ ऐसे है। तीन इसमें है, एक यहां है और जोड़ेंगे। अगला यहां है, ठीक। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है ना। आप इसको अगर हम रिप्लेस करें तो डायग्राम से रिप्लेस कर लें चतुर्भुज से, ताकि आपको मैं जो फिनोमिना है उसको बता सके। और ये फिनोमिना प्रूफ भी करेंगे आगे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, ठीक है ना। किरचॉफ वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें प्रूफ करेंगे कि व्हीटस्टोन का नियम है या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ना। ये उसी कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल उसमें होता क्या एक बार हम बता देते हैं। हालांकि अभी पढ़ाया नहीं तो बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, बट एक बार देख तो सकते ही हैं आप। होता उसमें क्या है, यहां पे कैपेसिटेंस लगे हैं अपने, और एक विकर्ण में सेल लगाया जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। और इसमें ये वाली जो धारिता होती है, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है वो डिले रहता है, मतलब उसमें कोई काम नहीं होता है, उसमें कोई करंट नहीं होता है। और ये इस प्रकार का एक संयोजन होता है, बैलेंस होता है कि ये वाले में कोई भी करंट नहीं रहता है। समझ में आ गया ना ये, यानी संतुलन की अवस्था में इस वाले विकर्ण में करंट जीरो रहता है, करंट जीरो। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बोलो वैल्यू क्या है, एक बार वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये 2, ये 2, ये 5, ये 6, ये 6। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने इस डायग्राम को ऐसे रिप्लेस कर दिया है घुमा करके, समझ में आया ना ये। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, है ना। और इधर वाली जो वैल्यू आ जाएगी C3, C4। चलो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये आ गई 2, ये आ गई 6, और ये आ गई 2 और ये आ गई 6, ठीक है ना। तो इस सेटअप में एक्चुअल में होता ये है कि जो इस वाले विकर्ण पर कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस रहता है वो प्रभावहीन रहता है। ये सिद्धांत किसका है? व्हीटस्टोन का। ये अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे, वेट कर लो आप, ठीक है ना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये वाली दो भुजाएं कौन से क्रम में होती है? श्रेणी। अगेन ये कौन से क्रम में? श्रेणी। आपस में कौन से क्रम में? समांतर, काम समान। बस यही आना चाहिए था, है ना। तो 2 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ो। 6 दूनी 12/8, आंसर 1.5 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1.5 यहाँ आएगा तो 1.5 यहाँ भी आएगा। आपस में जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा? तो अगर हमने पॉइंट यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो सी ए बी बोलो कितना आएगा? 1.5 + 1.5, आंसर आएगा 3 माइक्रोफैरड। ये लाए कहां से? अरे 1/2 + 1/6 को सॉल्व किया, आंसर 1.5 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जब हम दो संधारित्रों को सॉल्व करते हैं तो ऊपर गुणा करते हैं, नीचे जोड़ते हैं, फाइनल आंसर लाते हैं। तो 6 दूनी 12, 12/8, 12/8, 12 पर 8 का भाग देंगे, आंसर 1.5 आ जाएगा। 1.5 यहाँ भी आएगा, 1.5 यहाँ भी आएगा, उत्तर कितना आएगा? 3। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है तगड़ा सा सवाल एकदम। कह रहा समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, ठीक। तो बैटरी से जुड़े हैं, जोड़ दिया। 1, 2, 3, 4। ये माइनस और ये प्लस। पॉइंट है ए, मिडिल में पॉइंट 1 दे रखा है, बी, ये वाला पॉइंट सी, ठीक। सप्लाई यहां से कितनी दी गई है? 10 वोल्ट। फिर से एक बार सुन लो। समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से लगे हैं। इनके बीच का बिंदु बी, या आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी से जुड़ा है। पृथ्वी से जुड़ा है, इसका मतलब इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं।
याद होगा आपको ये, है ना, ऐसे अर्थिंग देते थे इस सिंबल से। बिंदु ए तथा सी के विभव बताओ, पॉइंट ए और पॉइंट सी का विभव बताओ, है ना। तो करते क्या है, ध्यान से देखो, इसमें इक्वेशन टाइप बना देते हैं, है ना। तुम्हें याद करना है बी ए, पॉइंट ए का विभव और पॉइंट सी का विभव, बी सी, यानी बी ए ज्ञात करो और बी सी। सवाल को तुम ध्यान से देखो तो क्या क्या दिया है, एक वैल्यू सिर्फ दी है, वो ये है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना 10 वोल्ट। इसे बना लो समीकरण 1, ये तो सवाल में दे ही रखा है ना। ठीक, अब ध्यान से देखो तो क्या करें, चूंकि बी वाला पॉइंट अर्थ से जुड़ा है तो जितना, क्योंकि चूंकि ये बीच में वो समान संधारित है, यानी सभी का मैग्नीट्यूड समान है, सभी सी सी है, अगर सभी सी सी है इसका मतलब है 5 वोल्ट उधर हो गया, 5 वोल्ट इधर हो गया, तो वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, है ना। तो चित्रानुसार स्पष्ट करेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्विवेलेंट हो वी बी माइनस वी सी, है ना। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्या वी बी एक तरफ कर लें तो वी ए प्लस वी सी आ जाएगा, ये वी ए प्लस वी सी, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2VB हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो बी वाला पॉइंट अर्थ से जुड़ा है, बी वाला पॉइंट अर्थ से जुड़ने का मतलब है जो पॉइंट अर्थ से जुड़ेगा वो तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जो पॉइंट बी का पोटेंशियल है वो जीरो है, इसका मतलब ये वाले टर्म का आंसर जीरो है, बीबी का आंसर जीरो लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, मतलब वी ए प्लस वी सी बराबर कितना आ गया, जीरो। समीकरण कितनी आ गई, 2, पहली और दूसरी, क्या जोड़ ले एक बार, घटा ले तो एक बार जोड़ ही लो, काम खत्म करो यार, 1 प्लस 2, है ना। तो वी ए में वी ए जुड़ेगा 2VA हो जाएगा, और VC में VC जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, हमने लिख करके काटा, याद रखना, और 10 में 0 जुड़ेगा 10 आएगा। तो अगर हम VA की वैल्यू पूछे कितनी आ गई तो आप कहेंगे 5 वोल्ट, कितनी आ गई 5 वोल्ट। अगर VC निकालें तो -5 वोल्ट, क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, आराम से करो, बहुत इजी सवाल है ये सब, बस एक बार तुम्हें दिमाग को क्लिक करने हैं, है ना। और एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, इसीलिए कंटेंट यहाँ अच्छा है यार, है ना। ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार में जो बता के चला गया टीचर वो अब नहीं बताना है उसको, पर ऑनलाइन में बार बार देख सकते हैं आप, है ना। तो जब तक ना समझ आए तब तक देखें, फिर भी ना समझ आए तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब की प्रोफाइल जब खोलेंगे तो उसमें व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, ठीक है ना। अब कह रहा है निम्नांकित परिपथ में संधारित सी की प्लेटों पर आवेश की गणना करो, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं यार। और ये डायग्राम अभी हमने पढ़े नहीं है, याद हो तो कक्षा 10 में अगर जिन बच्चों ने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये अभी आएंगे जब हम अगली यूनिट पर शुरू करेंगे पढ़ाना, ठीक है ना। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये R2 है, ये R1 है, ये C है, ये स्मॉल r है जो कि आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है, और ये कैपिटल E जो सेल का वैद्युतवाहक बल है, ठीक। बस इतना ही डायग्राम है, सवाल में क्या क्या है एक बार ध्यान से सुन लो। निम्नांकित परिपथ में C की प्लेटों पर आवेश, ये रहा C, इसकी प्लेटों पर आवेश, आवेश का मतलब चार्ज, और चार्ज क्या फार्मूला होता है, Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो C वाले CV में C तो C ही रहेगा, मिसिंग कौन, V। अब V ढूंढ के लाते हैं, V बराबर होगा IR, ओम का नियम, V बराबर IR। अब IR में IR1 लिखा जाए कि IR2 लिखा जाए, इस चीज को समझने के लिए तुम्हें थ्योरी पे जाना होगा। याद करो, आप हमने बताया था पढ़ाते वक्त कि कैपेसिटर में डीसी करंट नहीं बहता है, कैपेसिटर में डीसी करंट नहीं बहता। आपने अगर डीसी का कोई उपकरण देखो, जैसे डीसी के पंखे देखे होंगे, तो उस पंखे में ध्यान से देखो तो कंडेंसर नहीं लगा रहता है, ध्यान से देखना इस चीज को। इस वाले में केवल और केवल एसी करंट ही बहता है, यानी केवल जितने एसी वाले सर्किट होंगे उनमें ही कंडेंसर लगा होगा, डीसी वाले सर्किट में कंडेंसर लगा नहीं होगा, ये चीज देख लेना आप, ठीक है ना। तो इस वाले में जो करंट ही नहीं जाएगा तो ये R1 निष्क्रिय रहेगा, कहने का मतलब वर्किंग में नहीं रहेगा, मतलब ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले, क्योंकि करंट ऐसे आएगा, है ना, और ये करंट ऐसे आएगा जब, तो यहाँ जाना चाहिए था, बट यहाँ C की वजह से नहीं जाएगा। और C की वजह से क्यों नहीं जाता, तो एक्चुअल में जो C का प्रतिरोध होता है, जिसको हम XC लिखेंगे जब हम आपको AC पढ़ाएंगे तब, XC में आपको पढ़ाएंगे कि XC की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट होती है, कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। यही कारण है कि यहाँ पर करंट जीरो आ जाता है, क्योंकि I बराबर V अपॉन R होता है। अगर हम कहें R जीरो है तो R इन्फिनाइट है, तो I का आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, इसलिए करंट इस रिस में आएगी, तो हम V के साथ क्या लिखे, बोलो IR2, क्या लिखेंगे IR2। अब प्रॉब्लम है कि I की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो आपने पढ़ा होगा सेल के वैद्युतवाहक या किसी भी सर्किट में जो करंट होता है वो होता है R प्लस R, अरे टोटल प्रतिरोध, ईएमएफ अपॉन टोटल प्रतिरोध, ईएमएफ में टोटल प्रतिरोध कितना है R2 प्लस R,
क्योंकि ये वाला R1 तो वर्किंग में नहीं है, तो R2 ही तो लिखेंगे। अब आई पे यहाँ पे पुट कर दो, तो बोलो क्या लिखेंगे, ER2 अपान R2 प्लस R। ये वाली वैल्यू तो आ गई V की, और क्या मुझे V की ही वैल्यू तो चाहिए थी। अब ये वैल्यू उठाओ यहाँ रख दो, जो कि अपने को निकालना था, अपान R2 प्लस R। ये अपने सवाल का आंसर है। अगर इसमें वैल्यू दे देता तो हम आराम से इसमें वैल्यू रख करके भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। CER2 अपान में R2 प्लस R, ये कोई फार्मूला नहीं है, रटना नहीं है, वो तो इस सवाल की डिमांडा अनुसार ये सही है, बाकी हर जगह के लिए सही नहीं है। समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। ठीक, आगे चलते हैं यार। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया गया। आप हमेशा याद रखना, आवेशित करने के बाद अगर स्रोत से अलग किया जाएगा तो उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है, वो अपने अंदर आवेश को स्टोर कर लेता है। जब हमने आपको संधारित्र के उपयोग पढ़ा तो उसमें एक साफ साफ लाइन लिखाई थी, संधारित्र आवेश को संग्रहित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक, अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पराविद्युत भर दिया गया जिसका पराविद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है तो परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करो, है ना। तो सबसे पहले सवाल में लिखा है, किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया गया। ठीक, वायु संधारित्र है जिसमें कितना सप्लाई दिया गया, 5 वोल्ट, और इस संधारित्र की जो धारिता है वो सवाल में ही दे रखी है 10 माइक्रोफैराड। कह रहा है इससे अलग कर दिया गया, है ना। तो अलग करने पे जोड़े रखो तब भी वही चार्ज रहेगा, क्योंकि हर संधारित्र की अपनी एक धारिता होती है। जैसे मान लो 5 लीटर की बाल्टी है, तो 5 लीटर बाल्टी की को भर करके नल के नीचे रखो तब भी 5 लीटर ही रहेगा, भर करके अलग रख लो तब भी तो उसमें 5 ही लीटर रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज इसमें जोड़ने पर रहेगा उतना ही हटा देने पर भी रहेगा। तो चार्ज निकाल लेते हैं ना, Q बराबर CV। C की वैल्यू है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5, तो ये आ जाएगा भाई साहब 50 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो गुलाम। सॉरी माइक्रो नहीं आएगा, केवल गुलाम आएगा, क्योंकि हमने माइक्रो को ऑलमोस्ट चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो ये क्यों बराबर आ गया ये, हालांकि ये सवाल का आंसर नहीं है, पूछा क्या वो आगे बताते हैं। कह रहा है यदि प्लेटों के बीच एक परावैद्युत भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 2 है, जिसका परावैद्युतांक 2, हम सभी जानते हैं अगर परावैद्युतांक भर देंगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी। धारिता कितने टाइम बढ़ जाएगी, K टाइम बढ़ जाएगी। तो जो मीडियम की धारिता होगी वो हो जाएगी K इंटू वायु संधारित्र की धारिता। तो K की वैल्यू बोलो कितनी है, 2, और C की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10 माइक्रोफैराड। तो ये आंसर आ जाएगा भाई साहब 20 माइक्रोफैराड। ये तो आ गया माध्यम के संधारित्र की धारिता। अब क्या कह रहा है, परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करो। अपने को ऊर्जा निकालनी है, U बराबर हाफ। अब फार्मूला कौन सा लगाएं, है ना। फार्मूला क्या हम CV² लगा सकते हैं, तो लगा तो सकते हैं, बट प्रॉब्लम है क्योंकि ये हमने K को बाद में भरा हुआ है, तो K की वजह से V भी बदल जाएगा, इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Q²/2C। Q²/2C, और Q²/2C क्यों, तो ध्यान से देखोगे C की जगह लिखेंगे CM, C की जगह CM, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के बाद का लिखना है। और Q हमने क्यों वर्किंग में ले लिया, तो हमने पहले ही बताया था, बैटरी को हटा दो या बैटरी में लगा रहने दो, Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो Q की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू रख दो, उड़ा दो यार, हाफ इंटू Q की वैल्यू 50 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और भाई साहब इस वैल्यू का क्या है, स्क्वायर बटे में CM की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड, 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6। क्या अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा यार, है ना। एक बार ये कट जाएगा, एक बार बच जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, अरे यार काटो मत, मेरे ख्याल से ज्यादा लेंदी कर देंगे हम मतलब बचेगा क्या क्या, 50 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटे में 20। इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, 250 पर 4 का भाग दे दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और ये आंसर जूल में आएगा, ठीक। अगला सवाल है, समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो समान धारिता के संधारित्र की धारिता दे नहीं रखी है, हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4।
और ये एक बैटरी से लगे हैं और एक सेल है 1.5 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 1.5 वोल्ट का सेल है। ठीक, समान धारिता के 4 संधारित्र हैं। कह रहा है समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है, प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकूलम का चार्ज आता है। चूंकि ये सभी समांतर क्रम में है तो सब पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो समान कह दिया गया है ना, वरना समान आता नहीं जब डिवाइड करते थे, है ना। तो सभी पे चार्ज कितना? 1.5 माइक्रोकूलम है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? Q की वैल्यू है 1.5 माइक्रोकूलम और V की वैल्यू है 1.5 वोल्ट, है ना। मुझे C ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा? C। एक C ज्ञात करने के बाद सभी C ज्ञात हो जाएंगे कि सभी का मैग्नीट्यूड सेम है ना। हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, जो कि यहाँ लिखा है। मुझे C निकालेंगे, Q अपान V आ जाएगा। C बराबर Q अपान V। Q की वैल्यू है 1.5 माइक्रोकूलम, V की वैल्यू 1.5 से 1.5 मरेगा तो C की वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफैरड। कितनी आ गई? 1 माइक्रोफैरड। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित करें। अब इस वाली वैल्यूओं को श्रेणी क्रम में जोड़ो और इसी सेल से आवेशित करो, उन पर संधारित्र में कितना आवेश संचित होगा। तो एक अगेन डायग्राम बना देते हैं आपको। 1 2 3 4, ठीक है। और सेल वही है 1.5 वोल्ट का। ये भी मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। अब तुम्हें चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। तो सभी की धारिता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सभी की धारिता। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, है ना। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 4 बार लिखेंगे, आंसर नीचे 4 आ जाएगा, है ना। ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। जब C निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, है ना। 1/4, कोई गड़बड़? ठीक है। या 0.25 कर लो, 0.25। क्यों बराबर CV, क्यों बराबर CV। C की वैल्यू निकलेगी 0.25 माइक्रोफैरड है तो 10⁻⁻6 लिख देंगे। इनटू में V की वैल्यू है 1.5। क्या हम इस नंबर की इससे गुणा कर दें? जो भी आएगा आंसर। समझ में आया सभी को? अरे 1.5 की गुणा 0.25 में कर दो, जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ बच गए? नहीं, अगला देखते हैं। अगले 2 सवाल और जबरदस्त है, उनको देख लो। कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युतों की बराबर बराबर मात्राओं में संलग्न चित्र में प्रदर्शित 2 विधियों द्वारा भरा जाता है, जो कि हम बना भी रहे हैं। यदि उनके परावैद्युतांक क्रमशः 3 तथा 6 हैं तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना करो। तो 2 डायग्राम बने हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, 2 सेक्शन हो गए इसमें। ठीक, कह रहा है ये एरिया a/2 है, ये भी a/2 है, पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक, इसमें परावैद्युतांक K1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और इस वाले का 6 है। ठीक, एक डायग्राम और भी दे रखा है जिसमें एरिया कांस्टेंट है, d चेंज है। इसको भी बनाते हैं। छोटा बना लें ताकि अच्छा दिखे। ठीक, ये d/2 है, ये भी d/2 है। ठीक, और एरिया इस बार कॉमन है, जितना इसका है उतना ही इसका है। ये भी 3 है, ये भी 6, यानी इसका भी, इस पट्टी का परावैद्युतांक 3 है और इस पट्टी का भी 6 है। ठीक, इतना सा सवाल है, नहीं 2 सवाल है। अब एक चीज आपको पहले ही बता देते हैं, ध्यान से सुन लो और हमेशा के लिए याद रख लो। याद रखना जब d कॉमन हो, अरे जब d समान हो, जब ये d समान हो, जब d समान होगा तो ये हमेशा कौन से क्रम में जुड़ेंगे? समांतर। कौन से क्रम में? समांतर। और जब एरिया समान हो, या ये कह लो जब d चेंज हो,
तब ये कौन से क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी। कौन से क्रम में, श्रेणी। तो ऊपर वाला जो डायग्राम है पहला वाला वो समांतर क्रम है, और जो दूसरा वाला है वो कौन से क्रम में है, श्रेणी। ये चीज याद कर लो अच्छे से। जब दोनों सेक्शन या दोनों भी जो सेक्शन काटे गए हैं परावृत्तांक के लिए, जब डी दोनों का कॉमन हो तो हम आंसर क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में। और जब डी दोनों का चेंज हो या एरिया समान हो तब कौन से क्रम में, श्रेणी। ठीक है ना। और ध्यान से देखो तो समांतर पेड़ संधारित्र ही है। अब सवाल सुनते हैं। कह रहा है किसी समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी बराबर, और इस भाई साहब की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैराड। ठीक। अब पहले डायग्राम के लिए सॉल्व करना है, तो पहले के लिए ध्यान से देखो क्या लिखे हैं। क्या पहला समांतर क्रम है, ठीक। तो पहले के लिए लिख रहे हैं C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर C1 प्लस C2। ठीक। C1 की वैल्यू बोलो क्या लिखे, क्या इसमें परावर्तांक इन्वॉल्व है, बिल्कुल। तो फार्मूला बोलो ओरिजिनल क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 बटे में D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 बटे में D। ठीक है ना। चलो यहां से कुछ कॉमन मिलेगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो। एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या मिलेगा, कॉमन। अंदर क्या बचेगा, हम बताएं 2D भी बाहर कर लो, सीधा सीधा लिखेंगे अंदर K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। अगर आप ध्यान से देखो तो इस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी का मतलब है समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो 2 बटे 2 है ना, और ये माइक्रोफैराड में है, तो ये भी आंसर माइक्रोफैराड में ही आ जाएगा। K1 की वैल्यू बोलो 3, इसकी वैल्यू बोलो 6, 2 से 2 मर जाएगा, आंसर 9। आंसर कितना, 9 माइक्रोफैराड। 3 प्लस 6 9, और माइक्रोफैराड इस यूनिट में लिखा था इसलिए इसको लिख दिया। ठीक है ना। उत्तर कितना आएगा 9 माइक्रोफैराड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये हो गया पहला डायग्राम। अब सॉल्व कर लेते हैं दूसरा वाला, है ना। दूसरे वाले में बोलो कौन से क्रम में लगाएंगे, श्रेणी। कौन से क्रम में, श्रेणी। ये वैल्यू तो यही रहेगी क्योंकि वो दोनों डायग्रामों के लिए थी। अगले में कौन से क्रम में लगा दे, श्रेणी। श्रेणी क्रम में लगाएंगे जब दूसरे वाले के लिए, तो आएगा 1 बाई सी बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, है ना। तो ध्यान से देखना, 1 बाई C1 की वैल्यू लिखो K1 एप्सिलॉन नॉट A, और बटे में लिखेंगे D बाई 2, D बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। प्लस 1 अपान K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2, कोई दिक्कत, ठीक। तो D कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला कहां चला जाएगा, इसके साथ, है ना। ठीक। 1 बाई C बराबर 2 अपान D अपान 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपान 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A। यहां तक ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या करें, कुछ कॉमन मिलेगा। हम बताएं इसे अगर हम पलट के लिख सकते हैं, या अभी ना पलटो, कुछ कॉमन कर लेना से। क्या कॉमन होगा, K1 K2 तो ऐसे ही रहेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट A, अंदर बचेगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, है ना। ये वैल्यू आ गई 1 बाई C की। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक नहीं है, बट ठीक भी है। मुझे C का मान पता है 2 है, बट यहां पर 1 बाई C दे रखा है, तो पहले एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 बाई C बराबर तो D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये आ जाएगा ऊपर K1 प्लस K2 पर, नीचे आ जाएगा K1 K2। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये वैल्यू दे रखी D अपान एप्सिलॉन नॉट A की। आप चाहो तो इसे पलट के लिख सकते हो, जैसे अब इसे हम पलटते हैं, ध्यान से देखना। 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 अपान K1 प्लस K2, है ना। क्या इतने की वैल्यू मुझे पता है 2 है, तो 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 इंटू 6 अपान 3 प्लस 6,
ये 18 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 6, C बराबर 6 माइक्रोफैराड, खत्म। ठीक है ना। समांतर क्रम में कितना आया था 9 माइक्रोफैराड, श्रेणी क्रम में कितना 6, वो तो आना ही था। समांतर क्रम में ऑलवेज आंसर ज्यादा आएगा और श्रेणी क्रम में कम। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक न्यूमेरिकल इस बुक का और है, फिर कुछ न्यूमेरिकल दूसरी बुक के उनको भी देख लीजिएगा, थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल है ना। एक लास्ट न्यूमेरिकल, इसको देखो ध्यान से। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, संचित ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। यू की वैल्यू दे रखी 4.43 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक, बहुत अच्छे। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो, यानी ई ज्ञात करना। तो इसके लिए फार्मूला बोलो, कौन सा था, इसमें लिखा है नहीं लिखा है ना, पर आपको याद होना चाहिए। स्मॉल यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पर ध्यान, इसमें के नहीं है, के नहीं, इसका मतलब के सवाल में ही नहीं है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मुझे ई निकालना है, तो आ जाएगा 2u अपान एप्सिलॉन नॉट, इस पे क्या आ जाएगा रूट। अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। 4.43 को 2 से गुणा कर देना, एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देना, जो भी आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। हालांकि रूट में थोड़ा हिसाब से कैलकुलेट करना, यानी थोड़ा सा टाइम लगा के करना। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे कुछ सवाल दूसरी बुक के, उनको भी देख लो। दूसरी बुक का एक अच्छा वो पैटर्न का सवाल है, क्यूब है ना। क्यूब में कैपेसिटेंस हो या रेजिस्टेंस हो, उसको सॉल्व करना है। तो बनाते हैं फिर अच्छे से। ठीक, जोड़ते हैं। बन गया। रेजिस्टेंस लगा लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई एक कार्ड पे तो तुम्हें फिक्स ही करना पड़ेगा। एक यहां लगा है, दूसरा, तीसरा, एक इस लाइन में, चौथा, इस लाइन में पांचवा, इस लाइन में छठा, इस लाइन में सातवां और इस लाइन में आठवां। 9, 10, 11, 12। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी लगी है 12। समझ में आया सभी को। ठीक, और कुछ नामकरण कर लो। ए और बी तो दे दिया हमने, इधर लिखते हैं सी, यहां लिखते हैं डी, है ना। यहां लिखते हैं ई और यहां लिखते हैं एफ और यहां लिखते हैं जी। कोई दिक्कत तो नहीं, सॉरी रुक जाना थोड़ा। सी डी, यहां लिखो ई, है ना। इसे बनाओ एफ, इसे बनाओ जी, इसे बनाओ एच। बस थोड़ा सीरियल लाने के लिए। ए बी तो ऑलरेडी दिया था, सी डी ई एफ जी एच, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना। पेपर में सवाल आ गया, कितना टाइम लगाएंगे आप, मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो जाएंगे कि करें क्या इसमें, जबकि बहुत आराम से सवाल है। ध्यान से देखो यार, ये वाले दोनों सिरे बैटरी से लगे हैं। कहाँ से लगे हैं, बैटरी से। तो एक एंड पे प्लस मान लो, एक एंड पे माइनस, कोई बुराई नहीं है। यानी एक तरफ के प्लस एंड है, दूसरी तरफ का माइनस एंड है। क्या ये वाला कैपेसिटेंस यानी AC, AE, AD, क्या तीनों एक ही लाइन से हैं, तीनों एक ही लाइन से। इसका मतलब ये हुआ, सवाल में कैपेसिटेंस कुछ भी दे रखी वो अलग बात है, बट यहाँ के सवाल के लिए जो वैल्यू है हम आपको बता देते हैं कि वो सेम है। अरे सभी कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसका C वैल्यू है। कितना वैल्यू है, C। यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल C ही है, हम तो सिर्फ आपको करना सिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सभी वैल्यूओं को C मान रखा है, ठीक है ना। यहाँ 1 2 3 कुछ भी नंबर है, सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो सभी वैल्यू C है। अब होगा क्या, ये C, ये C, ये C, तीनों एक ही पॉइंट से। ठीक है, ऐसे ये C, ये C, ये C, तीनों एक ही पॉइंट से। तो ये भी समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में। अब
बीच में कितनी बच गई, क्योंकि टोटल 12 है तो 3 इधर निकाल दिया 3 उधर निकाल दिया, तो बीच में बच गई 6। कितनी बच गई 6 है कहाँ पर, 3 ये यहाँ पर है और 3 ये यहाँ पर है। ये आपस में ऑलवेज सब कैसी रहती हैं, पैरेलल, ये बात भूलना नहीं है। ये तीनों पैरेलल यानी समांतर, ये 6 समांतर और ये वाली 3 समांतर। समझ आया ना, यानी इस डायग्राम को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस डायग्राम से। तीन 3 6 ये डायग्राम है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है ना। तो ये इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा 3C, यहाँ का आंसर 6C, यहाँ का आंसर 3C। आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी 1/CAB बराबर, क्योंकि मुझे ए और बी के बीच ही निकालना था, तो आ जाएगा 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। कोई दिक्कत नहीं है। 6C को हमने कॉमन मार दिया, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, 2 2 4 5 है ना। 5/6C, 5/6C। और हमें निकालना है CAB। क्या निकालना, CAB निकालेंगे तो बोला आ जाएगा 6C/5। 6C/5 का मतलब है 1.2C, 1.2C। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 5/6C लिखा है, CAB निकालेंगे पलट जाएगा 6C/5 आ जाएगा। ठीक, जबरदस्त सवाल था और सिंपल था, बहुत कठिन नहीं है, बस पहली बार अगर करेंगे तो अजीब लगेगा। समझ में आया सभी को। एक थोड़ा डांसिंग सवाल है, इसको देख लो, है भाई कुछ नहीं इसमें। सीढ़ियां चढ़ा रहा है बस, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, सब रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक, 2 2 4 4 6 6 है ना। अब बताओ इसका ए बी क्या निकालेंगे, CAB। कुछ करना ही नहीं है यार, ये कोना पकड़ो ये कोना पकड़ो, एकदम सीधा मार दो, सब कौन से क्रम में नजर आ जाएंगे, श्रेणी। कौन से क्रम में, श्रेणी। सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सबको उड़ा दो, सॉल्व कर दो। 2 2 का 1, 4 4 का 2, यानी इन दोनों का आंसर आ जाएगा 1, इन दोनों का आ जाएगा 2, इन दोनों का आ जाएगा 3। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है ना। एलसीएम 6 मार देना, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 है ना। तो 6 3 9 9 2 11, 11/6 आंसर 6/11। आप अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। पता नहीं क्या मतलब मिस्टेक भी होगी हो, ठीक, क्योंकि ये हमने सवाल अपने पास से लिए है ना, इनकी कोई वैल्यू हमने इसीलिए पुट नहीं करी, अपने मन से रख दिया था। ठीक, अगला अच्छा सवाल है, कह रहा है आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 17.70 जूल पर मीटर क्यूब है। ऊर्जा घनत्व कितना है, 17.670 जूल पर मीटर क्यूब है। अब कह रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो। अरे ई निकालना है, तो अभी भी तो फार्मूला लिखा था यार, क्या U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो के इसमें मेंशन नहीं तो हमने के लिखा ही नहीं। निकालना मुझे E है, तो E बराबर आ जाएगा 2U बटे एप्सिलॉन नॉट पे रूट। क्या बस हम वैल्यू रखें, पुट करें, सॉल्व करें, खत्म करें, उड़ा दें, ठीक है ना। बहुत अच्छे यार। अगला सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को डी से इस पर डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। 0.1 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया है। यह संधारित्र की धारिता 0.02 माइक्रोफैराड है। सी बराबर कितना दे रखा है, 0.02 माइक्रोफैराड है। तो प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल बता दो, प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल बता दो। ए, बहुत बढ़िया। आगे की लाइन बहुत अच्छी है, कह रहा है यदि पट्टी वर्गाकार है, यदि पट्टी वर्गाकार है, यानी जो प्लेट भाई साहब है वो वर्गाकार है। अगर ये वर्गाकार है तो ये दोनों साइडें सेम होंगी, और दोनों साइडें सेम होंगी तो कह रहा है भुजा बता दो। भुजा का मतलब ए बता दो, अरे स्मॉल ए बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया यार। मुझे ए निकालने के लिए फार्मूला बोलो क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे लिखते
C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, मुझे A निकालना है तो बोल क्या हो जाएगा यार, सी डी अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हम आराम से यहाँ A निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब A जब निकाल ही लेंगे तो चूंकि प्लेट वर्गाकार है तो हम सभी समझते हैं जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, एरिया जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो बोल अगर हमें स्मॉल a निकालना हो तो a स्क्वायर बराबर कैपिटल A होता है, अगर हम a निकालेंगे तो a पर रूट आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू निकालना उसका एक बार रूट कर देना तो स्मॉल a निकल के आ जाएगा, और यहाँ से जो यूनिट आएगी वो भाई साहब मीटर स्क्वायर आएगी, यहाँ पर जो आएगी वो मीटर आएगी, कोई बुराई नहीं है। इस सेंटीमीटर को भाई साहब मीटर बना लेना, गलती मत करना। पता लगा सीधा सीधा वैल्यू पुट करके चले आए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा भेजा भी चला कर रहना, खत्म मत करना अपना। नेक्स्ट तगड़ा सवाल है, किसी आवेशी संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी को दोगुना कर दो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। ठीक कह रहा है, इसे दोगुना कर दो, d बराबर 2d कर दो, d बराबर 2d कर दो। ठीक, विद्युत ऊर्जा घनत्व में परिवर्तन बता दो। इनके बीच की दूरी दोगुना कर दो और इनके बीच जो u आएगा उसकी वैल्यू बता दो, है ना। मतलब कहने का मतलब है दूरी को बढ़ाने पर या घटाने पर u में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या कितना होगा तो कितना होगा, है ना। ठीक, हमें पता है यार u बराबर होता है कैपिटल U बटे AD, कैपिटल U बटे AD, और मुझे u की वैल्यू अच्छे से आती है यार, हाफ CV स्क्वायर होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम बताइए अलग से सॉल्व कर लेते हैं। u को, कैपिटल U को सॉल्व कर रहे हैं, u बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ठीक, हाफ CV स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है। अब यार क्या करें, क्या मुझे यार पता है हमें C बराबर फार्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी V स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है, बहुत तगड़ा यार। ठीक, अब इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए आकर के, तो बोलो क्या दिखेगा यार, हाफ एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपान में d, अपान में d, एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपान में d। ठीक, बहुत बढ़िया। बच कौन गया नीचे, AD, कौन बच गया, AD, लिख दिया। ठीक, अब ध्यान से देख, क्या मुझे V की वैल्यू याद है, ED, V बराबर ED। ठीक, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D स्क्वायर अपान D स्क्वायर E। अरे V की जगह ED लिखा है, V की जगह ED, अब V की जगह जब ED लिखोगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E स्क्वायर D स्क्वायर। क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा यार। बोल आंसर क्या है, क्या ये वही आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस कर, क्या U के फार्मूले में कहीं D आया, U के फार्मूले में कहीं D आया, इसका मतलब ये है प्लेटों के बीच की दूरी घटाओ चाहे बढ़ाओ, घटाओ चाहे बढ़ाओ, भाई साहब इस वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स नथिंग चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा भी जा सकता है, ये चीज याद कर लो, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाने और बढ़ाने पर u पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार d को चेंज करने पर u पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम वही बात है a पर। अगर हम कहें इसका एरिया घटाओ बढ़ाओ, एरिया घटाने बढ़ाने पर भी u पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिख लो अच्छे से, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर हमने प्रूव करके दिखाया भी है आपको। ठीक, अगला, ठीक, अगला सवाल सुनो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी d है। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच d/2 मोटी धातु की एक पट्टी रखी है, एक पट्टी रखी हमने, और इस भाई साहब पट्टी की मोटाई d/2 है। धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद करो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब जब उसके बीच एक टी मोटाई की पट्टी रखी हो। तो टी मोटाई की जब पट्टी रखी होती तो फार्मूला क्या आता था, एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी अपान के। और भाई साहब ये पट्टी धातु की है, पट्टी काहे की है, धातु की, है ना। तो कुछ बातें हम जानते हैं, धातु की पट्टी के लिए k की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। और इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो t की वैल्यू d/2 है, t की वैल्यू d/2 है, क्योंकि जो पट्टी की मोटाई वो d/2 है, और d/2 यहाँ हमने t से रिप्लेस किया हुआ है। तो बोल क्या लिखें फिर, एप्सिलॉन नॉट A, d की वैल्यू d है, t की वैल्यू d/2 है, प्लस t की वैल्यू d/2 है, d/2 है, और k बटे में लिखा हुआ है ना। याद कर, तो k की वैल्यू इनफिनाइट होती है, इसका मतलब 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा।
ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो 2d माइनस डी मीन्स डी और टी ऊपर चला जाएगा, तो सी की वैल्यू बोल कितनी आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ध्यान से देख, जब ये पट्टी नहीं थी तो आंसर ये था, पट्टी रख दी तो आंसर ये, इसका मतलब दोगुना हो गया। अरे 2 टाइम पट्टी रखने पे क्या हुआ, रिजल्ट दोगुना आ गया, रिजल्ट दोगुना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, बड़े तगड़ा सवाल है। एक लास्ट सवाल और है, देख ही लेते हैं, उसका भी पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। ठीक, दो कैपेसिटेंस हैं, दो रेजिस्टेंस हैं। इधर भाई साहब सप्लाई दे रखी है और यहाँ एक आंतरिक रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ये दे रखा है 1 ओम का। ये ज्यादा नहीं, बहुत कम ही होता है ऑलवेज। ये 20 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये 4 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, मुझे निकालना है दिए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना तथा विभव की गणना करो। यहाँ पर आवेश निकालना है और विभव भी निकालना है। क्या ये सवाल आपके लिए छोड़ सकते हैं? बिकॉज मेरे ख्याल से आपके लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप भूलें मत। संधारित्रों पर आवेश तथा की गणना करो। थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं ताकि आप इसे कर सकें, बस इतना सा सवाल है। ठीक है ना, चलो आपको बताते हैं। करंट डीसी है, करंट डीसी है, इसमें से जाने से रहा, मतलब इसमें करंट नहीं है, यानी इन वाली लाइन में कोई करंट नहीं है, तो करंट टोटल पास होगा रेजिस्टेंस से। किससे पास होगा? रेजिस्टेंस से। अगर हम तुमसे पूछे सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल कितना है तो आप कहेंगे 10 है। 4 5 9 9 1 10, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। यहाँ का श्रेणी क्रम कैपेसिटेंस से ठीक उल्टा होता है, यानी कैपेसिटेंस में जो फार्मूला समांतर क्रम के लिए होता है वो यहाँ श्रेणी क्रम के लिए होता है। तो 4 5 9 9 1 10, तो टोटल करंट अगर निकाले तो आ जाएगी 2 एम्पियर। कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि आई बराबर वी अपान आर होता है। वी की वैल्यू 20 है, आर की वैल्यू 10 है। आंसर आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जब यहाँ से पास करेंगे तो हम अगर तुमसे पूछे कि इस लाइन का वोल्टेज कितना है तो 5 4 9, 2 एम्पियर करंट आएगा तो V बराबर आई आर, आई की वैल्यू 2, आर का वैल्यू 9, तो यहाँ का आंसर है 18। इस भाई साहब लाइन का उत्तर कितना है? 18 वोल्ट। तो अगर इस लाइन का उत्तर 18 वोल्ट है तो बाबू फिर इस लाइन का भी उत्तर 18 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मींस समांतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ का आंसर 2 वोल्ट है, क्योंकि करंट यहाँ पर 2 एम्पियर है। 2 × 1 आंसर 2 आ जाएगा। तो टोटल वोल्ट 20 था, 20 से 1 हटा दो तो आंसर 18 वैसे भी आ जाता। यहाँ 18, यहाँ भी 18। अब क्वेश्चन है मुझे Q1 Q2 और इसके V1 V2 निकालने। V1 इसलिए निकाले क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ का Q1 मानो कितना होगा? CV। कितना? CV। अब प्रॉब्लम है V पता ही नहीं है ना? तो टोटल V पता है मुझे कितना है, टोटल V है 18 वोल्ट। कितना है? 18। तो यहाँ से Q1 निकाल लो, ठीक है ना। अब फिर आगे निकालेंगे V1 बराबर Q1 अपान C1, Q1 अपान C1। Q1 निकाल चुके होंगे, C1 की वैल्यू 4 है। V2 बराबर Q अपान C2, Q1 अपान C2, Q2 अपान C2, Q2 की वैल्यू 6 है और C2 आप निकाल चुके होंगे, कोई बुराई नहीं है। Q2 निकाल चुके हैं, C2 की वैल्यू 6 है। समझ आया ना? तो हिंट हमने दे दिया है, इस सवाल को आप कर लेना। इसी के साथ कैपेसिटेंस के 20+ न्यूमेरिकल इस वीडियो में कंप्लीट किए, 20+ न्यूमेरिकल पहले वीडियो में कंप्लीट किया, यानी 40 न्यूमेरिकल कर दिए। न्यूमेरिकल बोर्ड में जितना पॉसिबिलिटी के साथ आ सकता था वो सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ा नहीं है, यहाँ तक कि एग्जाम्पल तक के नहीं छोड़े हैं। ठीक है ना? तो आप करिए, सीखिए और भी दोस्तों को जोड़ते रहिए ऐसी मजेदार वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।